Hello everyone, welcome to Prakash series on Umraj classes. Good morning student. In today's class, we will solve 25 PYQs or MCQs with explanations, right? This session not only important for UPPGT but also equally important for GIC, DIET, NET, GRF, etc., right? First question is, who is the editor of the book Towards Sociology of Dalit? टूवर्ड सोशियोलॉजी ऑफ दलित का संपादक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन KL शर्मा, सेकंड ऑप्शन परमजीत एस जज, थर्ड ऑप्शन आनंद कुमार, फोर्थ ऑप्शन ईश्वर मोदी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? टूवर्ड सोशियोलॉजी ऑफ दलित पुस्तक का एडिटर कौन है? परमजीत एस जज। सो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। परमजीत एस जज कौन है? प्रोफेसर, राइट। Next question, the origin hermeneutics philosophy in the modern age and most appropriate attributed to। आधुनिक युग में शास्त्रार्थ मीमांसा दर्शन के उद्भव की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं इनमें दिखाई देती हैं। फर्स्ट ऑप्शन जेस मिल, सेकंड ऑप्शन हैरोल्ड गारफिंकल, थर्ड ऑप्शन शेलियर मार्चर, फोर्थ ऑप्शन रॉबर्ट के मर्टन। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन है जिसने आपको सबसे ज्यादा आधुनिक युग में शास्त्रार्थ मीमांसा दर्शन के उद्भव की विशेषताएं दिखाई देती है? तो वो है शेलियर मार्चर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हर्मेन्यूटिक्स फिलॉसफी क्या होती है? तो हर्मेन्यूटिक्स में क्या होता है कि ये क्या है? एक थ्योरी मेथोडोलॉजी है इंटरप्रिटेशन का, राइट। इसमें किसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है? स्पेशली जो आपका बाइबल टेक्स्ट हो गया, विजडम लिटरेचर हो गया, या फिर फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हो गया, इनके इंटरप्रिटेशन किया जाता है। हम इजी फॉर्म में बात करें तो बाइबल के जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनका जो सामान्य अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? हर्मेन्यूटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। हम फ्रेडरिक शेलियर मार्चर की बात करें तो ये कौन है? जर्मन फिलोसोफर। तो ना केवल ये जर्मन फिलोसोफर थे, इसके साथ ही साथ ये क्लासिकल स्कॉलर थे और थियोलॉजियन, राइट। तो शेलियर मार्चर को और किस नाम से जाना जाता है? आपको इनको किस लिए जानना चाहिए? तो शेलियर मार्चर को जाना जाता है किस लिए? ये हैं फादर ऑफ मॉडर्न हर्मेन्यूटिक्स, राइट। और शेलियर मार्चर का टाइम पीरियड क्या है? तो 1768 टू 1834, राइट। तो इनका 18th एंड 19th सेंचुरी के हैं, राइट। हम बात करें जेएस मिल का, तो जेएस मिल ने क्या सजेशन दिया था कि सोशियोलॉजी का और क्या नाम रखना चाहिए? जेएस मिल ने बताया था सोशियोलॉजी का नाम रखना चाहिए इथोलॉजी, राइट। तो आज इनके सजेशन को माना जाता है तो हम सोशियोलॉजी नहीं इथोलॉजी पढ़ रहे होते। बात करें रॉबर्ट के मर्टन का, तो रॉबर्ट के मर्टन किसके स्टूडेंट है? पार्सन्स के, राइट। और रॉबर्ट के मर्टन को किस लिए जाना जाता है और सोशियोलॉजी में उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसके लिए उन्हें जाना जाता है? तो आपके पेपर में पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। रेफरेंस ग्रुप हो गया, ये भी किसकी देन है? रॉबर्ट के मर्टन का। और बात करें मिडिल रेंज थ्योरी का, तो ये भी मर्टन की देन है। ये सब आपको याद रखना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। हु इज एसोसिएटेड विद दिस? संस्कृति और सभ्यता के मध्य विभेद पदार्थिक और अपदार्थिक संस्कृति के मध्य अंतर के अभिज्ञान से किया जा सकता है। इससे कौन संबद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन ए वेबर, सेकंड ऑप्शन अर्नोल्ड टॉयनबी, थर्ड ऑप्शन आर्यम मैकाइवर, फोर्थ ऑप्शन इरविंग हॉलोबेल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेबर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। मैक्स वेबर नहीं होगा, अल्फ्रेड वेबर है ये। ऑप्शन में आपको मैक्स वेबर, अल्फ्रेड वेबर दोनों मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड वेबर। तो संस्कृति और सभ्यता के मध्य विभेद पदार्थिक और अपदार्थिक संस्कृति मीन जो मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर है उसके मध्य अंतर के अभिज्ञान से किया जा सकता है। और इससे कौन रिलेटेड है? ए वेबर मीन्स अल्फ्रेड वेबर। तो अल्फ्रेड वेबर ने ज्ञान के विकास, विशेष रूप से जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी है, और संस्कृति मीन्स आत्मा के बीच संबंधों का एनालिसिस किया है, राइट। किसने किया है? अल्फ्रेड वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम ट्राइब टू एम्पायर? फ्रॉम ट्राइब टू एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन इमाइल डर्खीम, सेकंड ऑप्शन ए मोरेट एंड जी डेवी, थर्ड ऑप्शन एच स्पेंसर, फोर्थ ऑप्शन एफ टॉनीस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉम ट्राइब टू एम्पायर पुस्तक के जो लेखक है ए मोरेट और जी डेवी है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
ए मोरेट और जी डेवी दोनों ने ही प्राचीन सभ्यताओं, सामाजिक संरचनाओं और कानूनी व राजनीतिक प्रणालियों के विकास के अध्ययन में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज यूज द टर्म पॉलीआर्की? पॉलीआर्की बहुतंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया है? फर्स्ट ऑप्शन आर ए डहल, सेकेंड ऑप्शन जी मैक्लेनन, थर्ड ऑप्शन जे टोरंटो, फोर्थ ऑप्शन ए स्मिथ। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीआर्की मीन्स बहुतंत्र शब्द का जो प्रयोग है किसने किया? आर ए डहल ने किया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस शब्द का प्रयोग डहल ने सरकार के एक ऐसे रूप का वर्णन करने के लिए किया था जिसमें जो सत्ता है, पावर है, कई लोगों के हाथ में होती है। यह ना तो तानाशाही का रूप ले सकता है और ना ही लोकतंत्र का, राइट। तो डहल ने बहुसत्तात्मक लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत है अपने कौन से पुस्तक में दिया था? तो उस पुस्तक का नाम है आ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी। तो जिस बुक में इन्होंने इस बात का जिक्र किया, बुक का नाम क्या है? ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेफर्स टू टू यूजफुल कॉन्सेप्ट इन रिगार्ड टू कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर, नेमली पावर पूल एंड पावर डिस्पर्सन? सामुदायिक शक्ति संरचना के संदर्भ में शक्ति संघ और शक्ति विसर्जन नामक दो उपयोगी अवधारणाओं को कौन संदर्भित करता है? मीन्स कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर हो गया, इसमें जो दो कॉन्सेप्ट दिया गया है, पावर पूल और पावर डिस्पर्सन, किसके द्वारा दिया गया है ये पूछा गया है। तो शक्ति संघ और शक्ति विसर्जन। तो सामुदायिक शक्ति संरचना के संदर्भ में जो शक्ति संघ है और शक्ति विसर्जन है, ये दो उपयोगी जो कॉन्सेप्ट इसको किसने दिया? टी.के. उम्मेन ने दिया। और इन्होंने समाज के भीतर सत्ता के वितरण और समुदाय में शक्ति संबंधों की संरचना का एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। और उम्मेन का जो कार्य है समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच जो सत्ता है, पावर है, उसके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स असमान वितरण पर ध्यान केंद्रित करता है, राइट। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, टी.के. उम्मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्वाइंड द टर्म एथनोसेंट्रिज्म? एथनोसेंट्रिज्म नृजाति केंद्रवाद शब्द की रचना किसने की? फर्स्ट ऑप्शन W.G. समनर, सेकंड ऑप्शन E. गेलनर, थर्ड ऑप्शन L. कुजनार, फोर्थ ऑप्शन E.B. टायलर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विलियम ग्राहम समनर मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक थी फोक बेज। फोक बेज, इस पुस्तक में इन्होंने नृजाति केंद्रवाद मीन्स एथनोसेंट्रिज्म की जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रस्तुत किया और इसके विकास के कारणों का एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। और इन्होंने कहा कि नृजाति केंद्रवाद मीन्स एथनोसेंट्रिज्म जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपनी संस्कृति, कल्चर को अन्य की तुलना में क्या मानता है? श्रेष्ठ मानता है, सुपीरियर मानता है, राइट। तो एथनोसेंट्रिज्म शब्द की रचना किसने की? W.G. समनर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच ऑफ एल्फ्रेड सूट्स रेफर्स टू लाइफ वर्ड एज? एल्फ्रेड सूट्स का परिघटनात्मक दृष्टिकोण जीवन जगत को निम्न प्रकार से संदर्भित करता है। फर्स्ट ऑप्शन, टेकन फॉर ग्रांटेड एंड नॉट बेस्ड ऑन मंडेन रियलिटी, अनुदान रूप में स्वीकृत और सांसारिक यथार्थ पर आधारित नहीं। सेकेंड ऑप्शन, टेकन फॉर ग्रांटेड एंड बेस्ड ऑन मंडेन रियलिटी, अनुदान रूप में स्वीकृत और सांसारिक यथार्थ पर आधारित। थर्ड ऑप्शन, नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड बट बेस्ड ऑन मंडेन रियलिटी, अनुदान रूप में स्वीकृत नहीं परंतु सांसारिक यथार्थ पर आधारित। फोर्थ ऑप्शन, नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड एंड नॉट बेस्ड ऑन मंडेन रियलिटी, अनुदान रूप में स्वीकृत नहीं और सांसारिक यथार्थ पर आधारित नहीं। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अल्फ्रेड सूट्स का जो परिघटनात्मक दृष्टिकोण है जीवन जगत को अनुदान रूप में स्वीकृत और सांसारिक यथार्थ पर आधारित के रूप में संदर्भित करता है। और सूट्स ने बताया कि परिघटना विज्ञान इस बात की जांच करता है कि समाज के सदस्य अपनी जो डेली रूटीन है उसके दुनिया का वर्णन किस प्रकार करते हैं, जो उनकी रोजमर्रा की चीजें उसका किस प्रकार वो वर्णन करते हैं, विशेष रूप से किस प्रकार व्यक्ति अपनी चेतना से अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रियाओं से अर्थ का निर्माण करते हैं, राइट। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट।
अल्फ्रेड सूट्स का परिघटनात्मक दृष्टिकोण जीवन जगत को संदर्भित करता है, किस रूप में? अनुदान रूप में स्वीकृत करता है और सांसारिक यथार्थ पर आधारित, टेकन फॉर ग्रांटेड एंड बेस्ड ऑन मंडन रियलिटी, राइट? Next question, a social structure that organizes the residence and activities of people in physical space is. एक सामाजिक संरचना जो भौतिक स्थान में लोगों के निवास और गतिविधियों को आयोजित करती हैं, इस प्रकार जानी जाती हैं। फर्स्ट, ग्रुप समूह, सेकंड, कम्युनिटी समुदाय, थर्ड, सोसाइटी समाज, फोर्थ, एसोसिएशन समिति। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक सामाजिक संरचना जो भौतिक स्थान में लोगों के निवास और गतिविधियों को आयोजित करती है, उसे क्या कहा जाता है? समुदाय कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और समुदाय के सदस्य एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और एक दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में हेल्प करते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिटी? निम्नलिखित में से कौन मानवोचित शहर की अवधारणा के संबद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन रिचर्ड सेनेट, सेकंड ऑप्शन मैनुअल कास्टेल्स, थर्ड ऑप्शन जॉन बेट्समैन, फोर्थ ऑप्शन पॉल हैरिसन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रिचर्ड सेनेट ने मानवोचित शहर मीन्स ह्यूमन सिटी की अवधारणा से रिलेटेड है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिचर्ड सेनेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और जो हमारे मैनुअल कास्टेल हो गए, जॉन बेट्समैन हो गए, पॉल हैरिसन हो गए, ये इससे रिलेटेड नहीं है। जो मानवोचित शहर का जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड नहीं है मैनुअल, जॉन एंड पॉल। और मानवोचित शहर की जो अवधारणा है किस विचार पर आधारित है? कि नागरिक और पड़ोस जो हमारे सिटीजन हैं और नेबर हैं, परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक हो सकते हैं, कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। और इनका लक्ष्य क्या होता है? इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? नागरिकों को उनकी जरूरतों और हितों के लिए सशक्त बनाकर एक बेहतर और खुशहाल समाज बनाना, एक खुशहाल सोसाइटी बनाना, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एग्जिस्ट बिकॉज पुअर पीपल सर्व यूजफुल फंक्शंस फॉर सोसाइटी, हु इज एसोसिएटेड विद दिस स्टेटमेंट? निर्धनता का अस्तित्व है क्योंकि निर्धन लोग समाज के लिए उपयोगी कार्य करते हैं। इस कथन से कौन संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन हर्बर्ट गैंस, सेकेंड ऑप्शन बारबरा एहरनरीक, थर्ड ऑप्शन वॉनफील्ड एंड लेविश, फोर्थ ऑप्शन ऑस्कर लेविस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्धनता का अस्तित्व है क्योंकि निर्धन लोग समाज के लिए उपयोगी कार्य करते हैं। ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? हर्बर्ट गैंस से। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हर्बर्ट गैंस ने शहरी पुनर्विकास, सामाजिक असमानता और मीडिया के प्रभाव और लोकप्रिय संस्कृति के अध्ययन के माध्यम से यह दिखाया कि कैसे समाज की जो संरचनाएं हैं और नीतियां हैं, पॉलिसी हैं, स्ट्रक्चर हैं, विभिन्न वर्गों के लोगों को अलग अलग तरीकों से अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डेफिनेशन इज अ फ्रेज सिग्निफाइंग अ थिंग एसेंस, हु हैज गिवन दिस स्टेटमेंट? परिभाषा एक वाक्यांश होती है जो किसी वस्तु के सार को सूचित करती है। निम्न में से यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट, सेकंड ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन एरिस्टोटल, फोर्थ ऑप्शन प्लेटो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो परिभाषा एक वाक्यांश होती है जो किसी वस्तु के सार को सूचित करती है। यह कथन किसका है? अरस्तु का, राइट? और ऑगस्ट काम्ट कौन है? फादर हैं किसके? सोशियोलॉजी के। और एरिस्टोटल के गुरु कौन है? प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड हिज बुक विद द रिटोरिकल क्वेश्चन हु नाउ रीड्स स्पेंसर? निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक का आरंभ एक अलंकृत प्रश्न के साथ किया था? अब स्पेंसर को कौन पढ़ता है? फर्स्ट ऑप्शन इमाइल डर्कहीम, सेकंड ऑप्शन AR रैडक्लिफ ब्राउन, थर्ड ऑप्शन रैंडल कोलिंस, फोर्थ ऑप्शन टैलकट पार्सन्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टैलकट पार्सन ने अपनी पुस्तक का आरंभ इस अलंकृत प्रश्न से किया, रिटोरिकल क्वेश्चन से किया कि अब स्पेंसर को कौन पढ़ता है? हु नाउ रीड्स स्पेंसर, राइट? तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, टैलकट पार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज नेम जगन्नॉथ टू डिस्क्राइब एन एडवांस स्टेज ऑफ मॉडर्निटी? निम्नलिखित में से किसने आधुनिकता के अग्रिम चरण का वर्णन करने के लिए जगरनॉट नाम दिया है? फर्स्ट ऑप्शन डेविड हेल्ट, सेकंड ऑप्शन एंथनी गिडेंस, थर्ड ऑप्शन R रॉबर्टसन, फोर्थ ऑप्शन मैनुअल कास्टेल्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो एंथनी गिडन्स ने आधुनिकता के अग्रिम चरण का वर्णन करने के लिए जगरनॉट नाम दिया है। एंथनी गिडन्स क्या है, एक अंग्रेज समाजशास्त्री हैं जो संरचना के अपने सिद्धांत और आधुनिक समाज के समग्र दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सबसे प्रमुख आधुनिक समाज शास्त्रियों में से एक माना जाता है। और उनकी पुस्तक की बात करें तो उनकी पुस्तक है न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। और ये बुक कब आई थी? 1976 में। और वहीं बात करें इनकी दूसरी बुक का, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी है, जो बुक आई थी 1984 में, राइट। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंथनी गिडन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज इज रिजर्व्ड फॉर विमेन अंडर विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 इन लेजिस्लेटिव बॉडीज। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अंतर्गत विधायी निकायों में महिलाओं हेतु निम्न में से कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? फर्स्ट ऑप्शन 45%, सेकेंड ऑप्शन 38%, थर्ड ऑप्शन 33%, फोर्थ ऑप्शन 50%। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, 33%। अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, आपके पेपर में पूछा जा सकता है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 जो आया, इस कौन से नाम से जाना जाता है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आपसे इस नाम से भी पूछा जा सकता है। तो ये कौन से नंबर का बिल था? 128 नंबर का बिल था। और ये कौन से नंबर का अमेंडमेंट हुआ? तो अमेंडमेंट की बात करें, ये भी पूछा जा सकता है। तो 106th अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये 106th नंबर का। और ये कब आया? 2023 में आया। और ये कौन कौन इसमें इंक्लूड है? तो हम बात करें, लोकसभा इंक्लूड है, और स्टेट लेजिस्लेटिव आपकी जो असेंबलीज है वो है, और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी इसमें इंक्लूड है, राइट। और बात करें तो इसके अंदर जो सीट रिजर्व्ड होती है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और इफेक्ट में कब आएगा? जब नेक्स्ट सेंसस और डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में आ जाएगा, तब होगा, राइट। और इसके पीछे पर्पस क्या है इस एक्ट को लाने का? तो इंक्रीज करना विमेंस के रिप्रेजेंटेशन को किसमें? लेजिस्लेटिव बॉडीज में, और प्रमोट करना विमेन के एम्पावरमेंट को, राइट। और इट सीक्स टू एड्रेस अंडर रिप्रेजेंटेशन एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम, राइट। हम बात करते हैं कि लोकसभा में कब पास हुआ? तो लोकसभा में ये एक्ट आपका पास हुआ 20 सितंबर 2023 में। और वहीं राज्यसभा में कब पास हुआ? राज्यसभा में आपका पास हुआ 21 सितंबर को। और हम प्रेसिडेंट के असेंट की बात करें तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रेसिडेंट का असेंट कब इस एक्ट को मिला, इस बिल को कब मिला? जब बिल को असेंट मिल जाता है प्रेसिडेंट का, तब वो एक्ट बन जाता है, राइट। तो हमारा कब मिला? 28 सितंबर को। तो ये बिल अपने आप में बहुत अच्छा है, बट अब यही देखना होगा आगे इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। ये 33% में ही महिलाओं को सिर्फ सिमट के नहीं रह जाना है, आगे भी रखना है। बट कहीं ऐसा ना हो कि 33% में सिर्फ 33% ही महिलाएं आए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज ऑगस्ट काम्ट मेंटर? ऑगस्ट काम्ट का ज्ञान गुरु कौन था? फर्स्ट ऑप्शन मॉन्टेस्क्यू, सेकेंड ऑप्शन मॉर्गन, थर्ड ऑप्शन सेंट साइमन, फोर्थ ऑप्शन टोक्यो-विले। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेंट साइमन। तो ऑगस्ट काम्ट के गुरु सेंट साइमन ने एक नवीन सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया, जिसके द्वारा जो सोसाइटी है उसकी बदलती संरचना का, स्ट्रक्चर का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके, साइंटिफिक स्टडी हो सके। और इसी नवीन विज्ञान को सेंट साइमन ने क्या नाम देना चाहते थे? सामाजिक जीव विज्ञान, मीन सोशल बायोलॉजी। और अपने गुरु के विचारों को मूर्त रूप देने के लिए काम्ट ने क्या नाम दिया? सोशोलॉजी। और सोशोलॉजी से पहले काम्ट ने इसका क्या नाम दिया था? सोशल फिजिक्स। और इसी का नाम बाद में चेंज करके किसी बुक में आपको 1838 दिखाई देगा और किसी में 1839। फिर इसका नाम क्या कर दिया गया? सोशियोलॉजी। तो ऑगस्ट काम्ट को क्या जाना जाता है? फादर ऑफ सोशलॉजी नाम से। तो एक बार आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन आया था कि समाजशास्त्र के पिता का जन्म किस देश में हुआ था? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। तो ये कहाँ के हैं? फ्रांस के, राइट।
Next question, according to Giddens, which among the following is not the part of basic institution of modernity? गिडेंस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आधुनिकता की मूल संस्थाओं का अंग नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, सेकंड इंडस्ट्रियलिज्म, उद्योगवाद, थर्ड सर्विलांस कैपेसिटी, निगरानी क्षमताएं, फोर्थ डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतंत्रीकरण। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एंथनी गिडेंस ने अपनी पुस्तक द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, इस पुस्तक में लोकतांत्रिकरण को आधुनिकता की मूल संस्थाओं का अंग नहीं माना है। उन्होंने आधुनिकता की मूल संस्थाओं का अंग पूंजीवाद, उद्योगवाद और निगरानी क्षमताओं को माना है। राइट, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतांत्रिकरण। तो बुक का नाम आपको याद रखना, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा कमल मुखर्जी प्रपोज दैट ह्यूमन सिविलाइजेशन शुड बी स्टडीड एट 3 इंटररिलेटेड लेवल्स, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट सजेस्टेड बाय हिम। राधा कमल मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि मानव सभ्यता का अध्ययन 3 अंतर संबंधित स्तरों पर किया जाना चाहिए। उन्होंने निम्न में से किस एक स्तर का सुझाव नहीं दिया था? फर्स्ट ऑप्शन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, जैविक क्रमिक विकास, सेकेंड ऑप्शन यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिकरण, थर्ड ऑप्शन स्पिरिचुअल डायमेंशन, आध्यात्मिक आयाम, फोर्थ ऑप्शन सेकुलर डायमेंशन, धर्मनिरपेक्ष आयाम। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी के अकॉर्डिंग मानव सभ्यता का अध्ययन 3 अंतर संबंधित स्तरों पर किया जाना चाहिए। स्तर कौन है? जैविक क्रमिक विकास, सार्वभौमिकरण और आध्यात्मिक आयाम। राइट, और उन्होंने धर्मनिरपेक्ष आयाम के स्तर का कोई सजेशन नहीं दिया था। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्यों यहाँ पर नहीं पूछा गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज पोर्ट्रेट सिविल सोसाइटी एज द टेरन ऑफ इंडिविजुअल इगोटिज्म। निम्न में से किसने सिविल समाज का व्यक्तिगत अहम मान्यता के रूप में चित्रण किया है? फर्स्ट ऑप्शन मैक्स वेबर, सेकेंड ऑप्शन एंटोनियो ग्राम्सी, थर्ड ऑप्शन रॉड डेहरेनडॉर्फ, फोर्थ ऑप्शन कार्ल मार्क्स। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्ल मार्क्स ने सिविल समाज का जो सिविल सोसाइटी है उसका व्यक्तिगत अहम मान्यता मीन्स इंडिविजुअल इगोटिज्म के रूप में चित्रण किया है। नागरिक समाज समूहों, समुदायों, नेटवर्कों और संबंधों का क्या है? सघन नेटवर्क है जो व्यक्ति और आधुनिक राज्य के बीच खड़ा है। नागरिक समाज को समाज के तीसरे क्षेत्र के रूप में समझा जाता है। कैसे? किस क्षेत्र के? तीसरे। राइट, जो सरकार और व्यवसाय से अलग है और इसमें परिवार और निजी क्षेत्र भी शामिल है। राइट, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टर्म जेंडर ऑर्डर इज एसोसिएटेड विद द राइटिंग ऑफ डैश डैश। लिंग व्यवस्था जेंडर ऑर्डर पद निम्न में से किसके लेखन के साथ संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन जॉन हॉटन, सेकेंड ऑप्शन R.W. कॉनेल, थर्ड ऑप्शन लिन सेगल, फोर्थ ऑप्शन स्टीवन सीडमैन। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो लिंग व्यवस्था है, जेंडर ऑर्डर है, R.W. कॉनेल के लेख से रिलेटेड है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। R.W. कॉनेल ऑस्ट्रेलिया में सिडनी विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के क्या है? प्रोफेसर है। राइट, और उनकी पुस्तक की हम बात करें तो जेंडर एंड पावर जेंडर है इन वर्ड पर्सपेक्टिव में, और रूलिंग क्लास है, रूलिंग कल्चर है, मेकिंग द डिफरेंसेस है। ये सब किसकी बुक का नाम है? R.W. कॉनेल का। बुक का नाम आपको रखना है, याद रखना है, क्या है? रूलिंग क्लास, रूलिंग कल्चर और मेकिंग द डिफरेंसेस, और एक बुक जेंडर एंड पावर जेंडर इन वर्ड पर्सपेक्टिव। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज गिवन वर्ड सिस्टम थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। विकास का विश्व प्रणाली सिद्धांत किसने दिया? फर्स्ट ऑप्शन गुन्नार मेडल, सेकेंड ऑप्शन आई वॉलस्टेन, थर्ड ऑप्शन एंथनी गिडेंस, फोर्थ ऑप्शन डेविड हेल्ड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास का विश्व प्रणाली सिद्धांत जो है, वर्ड सिस्टम थ्योरी जो है, किसके द्वारा दिया गया है? आई वॉलस्टेन के द्वारा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उन्होंने इस सिद्धांत द्वारा जो सजेशन दिया है कि विश्व एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें कुछ देशों को लाभ होता है, बेनिफिट होता है, जबकि अन्य का शोषण होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है। उनका यह सिद्धांत राज्यों के उत्थान एवं पतन, आय असमानता, सामाजिक अशांति तथा साम्राज्यवाद की व्याख्या करता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टर्म यूज बाय लुइस वर्थ टू डिनोट distinctive characteristics of urban social life such as an impersonality is called dash dash। नगरीय सामाजिक जीवन की अव्यक्तता जैसी सुस्पष्ट विशिष्टताओं को निर्दिष्ट करने हेतु
लुईस वर्थ द्वारा प्रयुक्त अवधारणा है? फर्स्ट ऑप्शन अर्बन इकोलॉजी, नगरीय परिस्थितिकी, सेकंड ऑप्शन अर्बन रिन्यूअल, नगरीय नवीकरण, थर्ड ऑप्शन अर्बन रिसाइकलिंग, नगरीय पुनर्चक्रण, फोर्थ ऑप्शन अर्बनिज्म, नगरीयता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नगरीय सामाजिक जीवन की अव्यक्तता जैसे सुस्पष्ट विशेषताओं को निर्दिष्ट करने हेतु लुईस वर्थ द्वारा प्रयुक्त तत्व क्या है? नगरीयता, अर्बनिज्म। तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो नगरीयता का अर्थ क्या है? एक ऐसे जीवन पद्धति से है जिसमें व्यक्तिवादिता, संबंधों में औपचारिकता, अस्थायित्व, परिवर्तनशीलता और अज्ञात स्थिति जैसे विशेषताओं का समावेश होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज वॉज प्रोपाउंडेड बाय। वैश्विक गांव ग्लोबल विलेज की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन डेनियल बेल, सेकेंड ऑप्शन मैनुअल कास्टेल्स, थर्ड ऑप्शन मार्शल मैक्लुहन, फोर्थ ऑप्शन एंथनी गिडेंस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मार्शल मैक्लुहन ने वैश्विक गांव मीन्स ग्लोबल विलेज के अस्तित्व को लाने में दूरदर्शन की भूमिका को रेखांकित किया है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्शल मैक्लुहन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर प्रपोज एन इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, चूज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेज ऑफ इवोल्यूशन। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के विकासवादी वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। विकास के चरणों का सही अनुक्रम बताइए। फर्स्ट है डबली कंपाउंड सोसाइटी, दोहरा संयुक्त समाज। सेकेंड ऑप्शन सिंपल सोसाइटी, साधारण समाज। थर्ड ऑप्शन कंपाउंड सोसाइटी, संयुक्त समाज। फोर्थ ऑप्शन ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी, तिहरा संयुक्त समाज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन ABCD, सेकेंड ऑप्शन BCDA, थर्ड ऑप्शन BCAD, फोर्थ ऑप्शन BACD। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा साधारण समाज, सिंपल सोसाइटी। तो हमारा B पहले आ जाएगा। फिर दूसरा क्या आएगा? संयुक्त समाज, कंपाउंड सोसाइटी मीन्स फिर C आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? दोहरा संयुक्त समाज। तो हमारा क्या आएगा? डबली कंपाउंड सोसाइटी मीन्स A आ जाएगा। फिर आएगा ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी, तिहरा संयुक्त समाज, फिर D आ जाएगा। देखिए कौन कहाँ पर दिख रहा है? BCAD, BCAD, हाँ राइट है। तो ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्विन टॉफलर पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। एल्विन टॉफलर ने अपनी निम्नलिखित किस बुक में सूचना समाज के विचार को लोकप्रिय बनाए? फर्स्ट ऑप्शन फ्यूचर शॉक, सेकेंड ऑप्शन द थर्ड वेब, थर्ड ऑप्शन द पावर ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ ऑप्शन द ग्लोबल एज। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एल्विन टॉफलर जिन्होंने फ्यूचर शॉक नामक पुस्तक में उत्तर औद्योगिक विचार को लोकप्रिय बनाया। फिर द थर्ड वेब में, ये पुस्तक कब आई थी इनकी? 1981 में आई थी। इसके माध्यम से सूचना समाज के विचार को लोकप्रिय बनाने में अत्यधिक सफलता प्राप्त की थी। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, द थर्ड वेब। अब देखते हैं CCQ, जहां आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल चेक करना है पूरा वीडियो देखने के दौरान क्या रहा। क्वेश्चन है, हु हैज यूज द टर्म पॉलीआर्की। पॉलीआर्की टर्म किसने यूज किया? फर्स्ट ऑप्शन R.A. डहल, सेकेंड ऑप्शन G. मैक्लेनन, थर्ड ऑप्शन J. टोरंटो, फोर्थ ऑप्शन A. स्मिथ। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में करना है। और ये रहा टेलीग्राम लिंक, जहाँ से आप इस सेशन का क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है @ओमराज क्लासेस। राइट, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।